हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिश जब इंडिया आए थे तो उनका इंडिया में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उनका केवल एक ही पर्पस था कि इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करके और अपने कंट्री की ग्लोरी को बढ़ाएं। अब ये काम ब्रिटिश कैसे कर पाते? तो उन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमी को यूज किया बैडली। दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी, दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ ओन कंट्री। मतलब उन्होंने अपनी कंट्री की ग्लोरी को बढ़ाने के लिए हमारे सारे नेचुरल सोर्सेज, हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्सेज को बैडली यूज किया। बेटा बेटा ब्रिटिश से पहले हमारी इकोनॉमी में 3 फीचर थे। जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस, क्योंकि हमारे यहां लोगों की जरूरतें उस समय कम हुआ करती थी। हमारी इकोनॉमी जो थी एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी। मतलब हमारा एग्रीकल्चर मेन सोर्सेज हुआ करता था फॉर लाइवहुड। 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई थी। हमारे यहां का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरे दुनिया में चल रहा था। हमारे यहां की इंडिया की सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीसियस स्टोन्स ये पूरी दुनिया में थे। तो मतलब नंबर 1, ब्रिटिश के आने से पहले हमारी इकोनॉमी प्रॉस्परस थी क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट थे। हमारी एग्रियन इकोनॉमी थी क्योंकि हमारी 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। हमारे यहां सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल पूरी दुनिया भर में हमारे इंडिया का जाता था। बेटा ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, the condition of agriculture was not at all satisfying. Indian economy under British colonial rule was overwhelming rural and agriculture in character. क्यों भाई? Because nearby 85% of country population विलेज से में रहती थी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। तो आप सोचिए 85% जिस कंट्री की पॉपुलेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हो, तभी तो हमारे देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता था। तो मैंने क्या कहा,
हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर नियरली 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। तो कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट एग्रीकल्चर ही हुआ करता था। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेट था। क्यों? लैंड सेटलमेंट सिस्टम आ गया। भैया जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम में सबसे पहले आया जमींदारी सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द stagnation in agriculture sector was the introduction of जमींदारी सिस्टम। मतलब जो किसान थे उनके ऊपर एक जमींदार बना दिया गया जिसका काम क्या था कि जमीन किसानों से काम करवाना। मतलब एक जमींदारी सिस्टम आया जिसमें एक जमींदार हुआ करता था, वो सारे किसानों से काम करवाया करता था। किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। भैया हमारे यहाँ के जो किसान थे अभी तक जितनी खेती करते थे वो कंजम्पशन के लिए करते थे, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। इसका मतलब हुआ कि अब किसान लोग ऐसी खेती करने लगे जो सेल्फ कंजम्पशन की बजाय मार्केट में बेचने के काम में आने लगे। फिर मैंने कहा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी नहीं, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी थी नहीं, हमारे पास फर्टिलाइजर था नहीं, रिजल्टिंग हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो लेवल की। हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी, रिजल्टिंग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता था। इसका रिजल्ट क्या था? ना हमारे कंट्रोल में फ्लड भी कंट्रोल नहीं था, ड्रेनेज भी कंट्रोल नहीं था। इससे हमारी बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टैग्नेशन के लिए जमींदारी सिस्टम आया, उसने बर्बाद करना चालू किया। फिर हम सारी फसल वो बनाने लगे जो बिकने के लिए हो, हम कंजम्पशन के लिए बनाना बंद कर दिए। फिर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी लो लेवल की हुई। भैया हमारे यहाँ की एग्रीकल्चर बहुत आगे नहीं थी, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करने में डरते थे। भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर, भैया पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पहला मैंने कहा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा सबसे पहले मैंने कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाज टू बी अलाउड।
हमारी इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश ने बर्बाद कर दिया और विद किसी दूसरे को अलाउ नहीं किया। फिर अब ये बताइए, जब इंडस्ट्रीज हमारी गिरी, डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ, तो हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। बढ़ ही जाना था। जो लोग इस इंडस्ट्रीज में लगे थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब हमें सामान तो चाहिए ही है, तो अब हमने इंपोर्ट करना चालू कर दिया। अब हम इंपोर्ट कहां से कर रहे थे? ब्रिटिश से। इज इट क्लियर? फिर मैंने कहा लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। बेटा जब तक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, जब तक टूल्स नहीं बनेंगे, मशीन नहीं बनेंगी, तब तक आर्टिकल इंडस्ट्रीज कैसे लग सकती? तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज refers to those industries which can produce a machine, tools which are in turn used for the producing the article for current consumption. बेटा जब ये इंडस्ट्रियल सेक्टर गिर रहा था तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बराबर गिरता ही गिर जा रहा था। The growth rate of the new industrial sector and contribution to GDP remains very small. बेटा इंडिया इतना बैकवर्ड था कि पब्लिक सेक्टर में का रोल कम था। The limited area of operation of public sector was also significant reason for the drawback of industrial sector. जब भैया पब्लिक सेक्टर था ही नहीं, निग्लिजिबल था, तो भैया तो नेचुरल सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर तो लो होगा। फिर मैंने कहा डेमोग्राफिक कंडीशंस। मैंने कहा हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भैया बर्थ रेट क्या होता है? पर द बर्थ रेट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। डेथ रेट क्या होगा? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000। तो बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था। पूरे पूरे गांव में बीमारियां ऐसी फैल जाती थी, पूरा पूरा गांव साफ हो जाता। भैया एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। भैया हमारे यहां लेस देन 16% लिटरेसी रेट था। अब सोचिए केवल 16% लिटरेट थे, 84% लिटरेट थे, तो अब कंट्री की तो डेमोग्राफी बहुत खराब थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटी। भैया पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आइदर नॉट अवेलेबल और अवेलेबल जो थी भी वो इनएडुकेट थी फॉर द मास। बेटा मेडिकल फैसिलिटीज ना होने से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। भैया जब आप सोचिए हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे ज्यादा हो सकती है? द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो। बेटा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पूरे कंट्री में पॉवर्टी ही पॉवर्टी थी। तो भैया पहला मैंने क्या कहा? हाई बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे।
भैया मैंने कहा लिटरेसी रेट ओनली 16% था, 84% लोग इलिटरेट थे। भैया फिर मैंने आपसे कहा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, तो मैंने कहा इधर हेल्थ फैसिलिटीज वॉज नॉट अवेलेबल और इफ इट वॉज अवेलेबल देन इट वॉज इनसफिशियंट। फिर मैंने कहा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे 1 साल में ही खत्म हो जाते थे, बहुत हाई रेट था। मैंने कहा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स लोगों की जिंदा रहने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी। भैया पूरे देश में चारों तरफ गरीबी ही गरीबी थी। भैया हमारे कंट्री में लोग कैसे काम कर रहे थे? प्राइमरी सेक्टर में 72.7% लोग थे। प्राइमरी सेक्टर का मतलब एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज। कितने परसेंट लोग थे? 72.7। सेकेंडरी सेक्टर में मतलब जो प्रोडक्शन 10.1% थे। एंड टर्चरी मीन्स सर्विस सेक्टर में 17.2 थे। इसका मतलब है हमारी 73% ऑलमोस्ट आबादी तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही थी और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बर्बाद चल रहा था। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बर्बाद था तो बेटा कंट्री तो अपने आप बर्बादी की कंडीशन में होगा। तो हम शॉर्ट में कहें अंग्रेजों ने हमारे कंट्री में आकर हमारी हर चीज को पूरे तरीके से मिसयूज किया। उन्होंने कंट्री के हमारे भारत के लिए कुछ नहीं सोचा, भारत को केवल नोचा है अपने कंट्री की ग्लोरी को बढ़ाने के लिए। हमारे सारे साधन, हमारे सारे सेक्टर्स उन्होंने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए यूज किए। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको CUET के लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है। पहला आप इतना करते जाइए तो इट मींस आपका CUET अपने आप या कवर होता जाएगा। CUET अपने है, CUET CBSE बोर्ड से हटके तो नहीं है। तो बेसिकली कहें अगर आप NCERT की बुक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो CUET तो अपने आप कवर होता चल रहा है। तो राइट नाउ आई एम कवरिंग योर NCERT बुक। अब अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसको पढ़ने के बाद, तो आप हमें सजेस्ट करेंगे तो हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आपका कमेंट हमको आगे का रास्ता देगा। धन्यवाद।